गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज फिर हम हाजिर हैं पंचतंत्र की कुछ नई कहानियाँ लेके। तो आप भी अगर इंटरेस्टेड है मेरी कहानी सुनने में तो मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आप लोग कहानी सुनिए अच्छी अच्छी, ताकि आपको मॉरल्स मिले। मॉरल स्टोरीज़ हैं हमारे पास, और अपने बच्चों को सुनाएं ताकि मैं अपने आपके बच्चों को अच्छा मॉरल दे सकूं और वो अच्छे इंसान बन सकें। और आप भी सुन सकते हैं फॉर एंटरटेनमेंट, अगर आप अच्छे इंसान हैं तो मेरी पहली कहानी है सियार और ढोल, द जैकल एंड द ड्रम। पंचतंत्र की कहानी है, तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार एक जंगल में दो राजा रहते थे और दो राजाओं के बीच में घोर युद्ध होता है। एक जीतता है, दूसरा हार जाता है। सेनाएं अपने नगरों की तरफ लौट जाते हैं। बस सेना का एक ढोल पीछे रह गया। एक सेना का एक ढोल पीछे रह जाता है, पीछे छूट जाता है। उस ढोल को बजा बजा कर सेना के साथ गए भंड व चारण रात को वीरता की कहानियाँ सुनाते थे। जो लोग जीते हुए थे तो वो बजा बजा के, ढोल बजा बजा के और अपनी जीत की कहानी सुनाते थे कि भाई हम जीत गए हैं, वी आर द विनर। तो होता क्या है कि युद्ध के बाद एक दिन आंधी आई, आंधी आ गई। आंधी के जोर में वह ढोलक लुढ़कता पुढ़कता एक सूखे पेड़ के पास जाकर टिक गया। एक सूखा पेड़ था, वहां जाके टिक गया ढोलक भाई, जिसको बजा रहे थे लोग। उस पेड़ की सूखी टहनियाँ ढोल से इस तरह से सट गई थी कि तेज हवा चलने पर ढोलक कटरा से टकरा जाती। मतलब उस पेड़ की जो टहनियाँ थी वो इस तरह से अलाइन हो गई थी, उस तरह से जम गई थी कि जब भी हवा चलती तो वो टहनियाँ टकराती और ड्रम बजने लगता। राइट, इंटरेस्टिंग है। और उस पेड़ की सूखी टहनियाँ ऐसा ढोल बजने टकराने लगती और डम 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 गूंजने की आवाज़ होती थी। अब क्या है, एक सियार उस क्षेत्र में घूमता था। एक सियार था उस एरिया में, वो घूमता रहता था। उसने ढोल की आवाज़ सुनी कि भाई ये ढोल की आवाज़ आ कहाँ से रही है, मैं भी तो सुनूं जाके थोड़ा। ओके, तो वह बड़ा भयभीत हुआ। पहले तो वो डर गया कि भाई ये सब जो आवाज़ें हैं वो आवाज़ कहाँ से आ रही है एक्चुअली। ऐसी अजीब आवाज़ बोलते पहले किसी और जानवर को नहीं सुना कि भाई ये कौन सा जानवर है जो ऐसी आवाज़ बोल रहा है। वह सोचने लगा कि ये कैसा जानवर है, इसकी अजीब सी आवाज़ है। वो ऐसा ज़ोरदार बोली बोलता है, डम डम, इतनी मतलब इतनी इंटेंस वॉइस, बिल्कुल डम 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 बोल रहा है। सियार छिपकर ढोलक को देखता रहता है, यह जानने के लिए कि जीव उड़ने वाला है या तो फिर चार टांगों में चलने वाला है। वो जीव उड़ता है, पक्षी है, या तो फिर पैरों से है, पैरों से चलता है। एक दिन जो है सियार जो है पीछे से छुप के ढोलक पे नज़र रख रहा था, ढोलक को देख रहा था। तभी पेड़ के नीचे से उड़ती हुई एक गिलहरी कूदकर ढोलक पर उतरी। गिलहरी जो थी कूदी और ढोलक के ऊपर गिर गई। हल्की सी डम की आवाज़ आई और जो गिलहरी थी वो ढोलक के ऊपर बैठ के दाना चुभ रही थी, दाना चुन रही थी। और जैसे वो गिरी उसके ऊपर कूदी तो डम से आवाज़ आई। अब सियार बड़बड़ाया सियार बड़बड़ाया, ओ ये तो कोई हिंसक जीव नहीं है, मुझे भी डरना नहीं चाहिए। मतलब ये कोई हार्मफुल एनिमल नहीं है, ये तो नॉर्मल एनिमल है और मुझे इससे डरना वरना नहीं चाहिए। क्योंकि भाई गिलहरी भी उसके ऊपर आई और उसने बस एक बार डम से बोल दिया और कुछ किया भैया है नहीं। फिर सियार फूक फूक से के कदम रखता है और ढोलक के पास जाता है। उसे वो सूंघता है कि स्मेल कैसी आ रही है जानवर से। ढोल का उसे ना कहीं सिर नज़र आया और ना कहीं पैर। उसको हाथ पैर कुछ भी नज़र नहीं आते हैं ढोलक के। वो तो सोच रहा है कि कोई एनिमल है, नया सा एनिमल है। फिर तभी हवा से के झुकी हुई टहनियाँ ढोल से टकराईं। तभी हवा चली और जो टहनियाँ थीं वो टकराईं। डम की आवाज़ आई। सियार उछलकर पीछे चला गया कि भाई ये क्या है, एकदम से इसने बोला फिर से। तो वो पीछे चला गया और कहता, ओ अब समझ में आया कि सियार उड़ने की कोशिश करता हुआ
बोला, यह तो बाहर का खेल है। सियार जो है अब समझ जाता है कि ये तो इसके अंदर से आवाज़ नहीं आ रही, ये तो बाहर का खेल है, कि जैसे कोई आके टकराता है और ये डम से बोलता है। जीव इस खोल के अंदर है, मतलब ये जो एनिमल है, एनिमल इस ड्रम के अंदर है, इस खोल के अंदर है, और ये सब तो बाहर की चीज़ें हैं। फिर आवाज़ बता रही है कि जो जीव इस खोल के भीतर है वह मोटा ताज़ा होना चाहिए, जैसे कि इसके अंदर, इस शेल के अंदर जो भी जीव है वो बढ़िया से मोटा ताज़ा होना चाहिए, इसलिए इतनी भयानक डम से आवाज़ आ रही है। चर्बी से भरा शरीर, बढ़िया मोटा सा ऐसा होना चाहिए। तभी ये डम डम की ज़ोरदार बोली बोलता है, मतलब जैसे पीछे से कोई कुछ करेगा तो ये अंदर से डम से बोलता है, मतलब अच्छा तगड़ा जानवर होना चाहिए अंदर। अपनी मंद में बोलता है सियार, अपने आप से बोलता है कि सियार भाई साहब जो है, तुम अपना बढ़िया लजीज भोजन खाने के लिए रेडी हो जाओ, इसके अंदर बढ़िया चर्बी वाला जानवर है, तगड़ा सा जानवर, तो अब तो मज़ा आएगा खाना खा के। फिर दावत खाने के लिए तैयार हो जाओ, एक मोटा शिकार पता लगा कर आया हूँ। तो ये जो है अपने घर जाता है और घर में जाके बोलता है अपनी पत्नी से, सियारी से, कि देखो अब मज़े से तुम रेडी हो जाओ, बढ़िया एक तगड़ा शिकार आया है, बढ़िया उसको खाएंगे अपन। तो सियारी पूछती, सियारी मतलब सियार की वाइफ पूछने लगी कि तुम उसे मार कर क्यों नहीं लाए। तो सियार ने उसे झिड़की ही दी, और क्योंकि मैं तेरी तरह मूर्ख नहीं हूँ, मैं तेरी तरह बेवकूफ़ नहीं हूँ, इसलिए मैंने उसको मार के नहीं लाया। वह एक खोल के भीतर छुपा बैठा है, वो एक शेल्फ के अंदर छुपा हुआ बैठा है। खोल ऐसा है कि उसमें दो तरफ सूखी चमड़ी के दरवाजे हैं, मतलब वो शेल्फ ऐसा है कि सूखी चमड़ी के दरवाजे हैं दो तरफ। मैं एक तरफ से हाथ डाल उसे पकड़ने की कोशिश करता तो वो दूसरे दरवाजे से भाग जाता, मतलब उसको लगता है कि अगर मैं एक का तरफ से हाथ डालता तो हो सकता था कि वो जो एनिमल है वो दूसरे साइड से भाग जाता है, इसलिए मैं तेरे को बुलाया हूँ और अपन दोनों साथ में जाके बढ़िया उसका शिकार करेंगे। तो सियार सियारी के कान में बोला, सुनी। तो दोनों जाते हैं वहाँ पे, और जैसे ही दोनों पहुँचते हैं और जो टहनियाँ हैं वो दोबारा से टकराती हैं उससे, और डम डम की आवाज़ आती है। तो सियार सियारनी से बोलता है कि देखा, क्या बढ़िया जानवर है ना, ये डम डम की आवाज़ निकालता है, आवाज़ सुना तुमने? ज़रा सोच, जिसकी आवाज़ ऐसी गहरी है तो वह खुद जो है कितना मोटा तगड़ा होगा, ऐसा सियार सियारनी से बोलता है। तो दोनों ढोल को सीधा कर तो दोनों जो है ढोल को सीधा करके और दोनों तरफ ढोल के आजू बाजू बैठ जाते हैं कि कहीं से भी जाएगा तो बच के जाना नहीं चाहिए, और लगे दांतों से ढोलक के दोनों चमड़ी वाले भाग के किनारे फाड़ने, दोनों जो है दोनों ढोलक के दोनों साइड को चबाने लगते हैं और फाड़ने का शुरू कर देता है। सियार बोला, होशियार रहना, एक साथ हाथ डाल अंदर डालकर शिकार को दबोचना है, दोनों तरफ से हाथ डालेंगे और उसको दबोच लेंगे। दोनों ने हूँ की आवाज़ के साथ ढोलक के भीतर डाले और अंदर टटोलने लगे, हाथ डाले और दोनों ऐसे ऐसे टटोलने लगे कि जानवर कहाँ है। एक दूसरे के हाथ की पकड़ में आए, और पकड़ में कुछ नहीं आता है, एक दूसरे के हाथ ही पकड़ में आते हैं, है ना। तो दोनों चिल्लाए, यहाँ तो कुछ भी नहीं है, यहाँ तो कुछ भी नहीं है भाई। अरे मैं वे माथा पीट के रह गए, और वो ऐसे माथा पीटते रह गए कि ओ इसके अंदर तो कुछ भी नहीं है। तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जब किसी चीज़ के बारे में पूरा कुछ पता ना हो तो ऐसे प्रेडिक्ट नहीं कर लेना चाहिए। खैर प्रेडिक्ट ही कर सकते हैं और कुछ कर नहीं सकते हैं, तो भाई हमारे बस प्रेडिक्ट करते रह जाते हैं और कुछ होता बुझ जाता है नहीं। तो यहाँ पे हमारी एक कहानी ख़त्म हो गई है। अब हम नेक्स्ट कहानी पढ़ेंगे
उससे पहले मैं पानी पी लेता हूँ। तो चाणक्य नीति हमारी दूसरी कहानी है, चाणक्य नीति। तो हम इनके बारे में पढ़ते हैं। तो आचार्य चाणक्य एक महान विद्वान थे, जिन्हें अपनी बुद्धिमत्ता, विद्वानता और विद्वता और क्षमता के बल पर भारतीय इतिहास में की धारा को बदल दिया। उन्होंने अपने इंटेलिजेंस से, अपने करेज से और अपनी जितनी भी उनके पास दिमाग था, उससे जो है भारत के इतिहास को उन्होंने लिटरली चेंज कर दिया, है ना। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चाणक्य वो जो है कुशल राजनीतिज्ञ, चतुर कूटनीतिज्ञ, प्राखंड और अर्थशास्त्री के रूप में विश्व विख्यात हुए, है ना। और इतनी सदियां गुजरने के बाद भी आज भी चाणक्य को हम याद करते हैं। उनकी बुद्धियां, नीतियां और प्रसंग तो मात्र इसलिए क्योंकि उन्हें अपने गहन अध्ययन, चिंतन, जीवनानुभव और अमूल्य ज्ञान को पूरी तरह निस्वार्थ होकर मानवीय कल्याण के उद्देश्य में से अभिव्यक्त किया। मतलब उनके पास जितने भी इंटेलिजेंस थी, जितने वो इंटेलिजेंट थे, उन्होंने सारी चीज़ का यूज़ किया अपने जो है मानव कल्याण के लिए, ह्यूमन वेलफेयर के लिए, विदाउट हिज ओन वेलफेयर और विदाउट हिज ओन कंप्लीशन ऑफ हिज ओन नीड्स। इन सब चीज़ों को उन्होंने बिना ध्यान रखे, मतलब बिना खुद का फ़ायदा देखे किया उन्होंने। तो फिर क्या होता है, चाणक्य नीति। चाणक्य जी की नीति क्या है? आचार्य चाणक्य नीति के अद्भुत संग्रह हैं। कई सारे उनके कलेक्शंस हैं और कई सारे प्रसंग हैं, जिनका वह 2400 साल पहले था। 2400 साल पहले वो थे जब इसे लिखा गया था, चाणक्य नीति को। और चाणक्य नीति द्वारा मित्र भेद से लेकर दुश्मन तक की पहचान, पतिपरायण तथा चरित्रहीन स्त्री में विभेद, राजा के कर्तव्य और जनता के अधिकार तथा और कई सारी चीज़ों के बारे में बताया गया है, ठीक है। तो चलिए, चाणक्य जी की उतनी ही बातें थी। अब हम दूसरा पढ़ते हैं, धैर्यवान किसान और उसका अद्भुत खेत। एक धैर्यवान किसान है और उसका एक अद्भुत खेत है। तो हम यहाँ से शुरू करते हैं कि एक समृद्ध गांव के किनारे नामकरण नाम का एक किसान रहता था। किसान का नाम था नामकरण। वह गांव के सबसे धैर्यवान और कठिन परिश्रमी किसान था। मतलब बहुत ही मेहनत करता था और बहुत ही धैर्यवान था, पेशेंस था उसमें बहुत सारा। नामकरण के पास एक छोटा सा खेत था, जिसमें वह एक सभी प्रयासों के बावजूद भी अपनी फसलों को लहराते हुए नहीं देख पाता था। मतलब वो बहुत मेहनत करता था, उसके बाद भी जो उसकी फसल थी वो लहराती नहीं थी अच्छे से, उसका फसल नहीं आती थी उसके खेत में, राइट। फिर एक शाम जब वह उदास मन के साथ अपने सूखे खेत को देख रहा था, तभी एक रहस्यमयी साधु उसके खेत के पास से गुजरते हैं। एक रहस्यमयी साधु आते हैं और उसके खेत के पास से गुजरते हैं।
तो साधु को नामकरण की कठिनाइयों का आभास हो जाता है, उनको पता चल जाता है कि भाई ये बहुत स्ट्रगल कर रहा है पर्सन। और उसने नामकरण को एक मंत्र दिया और जिसे रोज़ खेत में जाकर 3 बार दोहराने से की सलाह दी और बोला कि डेली जाना और 3 बार इसको दोहराना। साधु ने कहा इस मंत्र के प्रभाव से तुम्हारे खेत के अद्भुत फसल उगेगी, तुम्हारे खेत में जो है बढ़िया से फसल उगेगी। ठीक है, बस तुम्हें जो है और बोलते हैं बस तुम्हें धैर्य रखना होगा और मंत्र पे विश्वास रखना होगा। बढ़िया से धैर्य रखो और मंत्र पे विश्वास रखो तो सारी चीज़ें ठीक होंगी। तो नामकरण ने साधु के निर्देशों का पालन किया और उसके बाद मंत्र का नियमित रूप से जपने लगा। डेली मंत्र वो जाके जपने लगा। कुछ दिनों में ही उसके खेत हरे भरे हो गए और फूलों और फलों में लद गए। बढ़िया फूल फल बहुत सारे हो गए। अन्य किसान नामकरण के खेत की समृद्धि देखकर चकित रह गए। जो बाकी के किसान थे वो बहुत ज़्यादा मतलब देख के चौंक गए कि भाई इसके खेत में ऐसा क्या हो रहा है, इतना ज़्यादा कैसे इसके खेत में सारी चीज़ें हो रही हैं। तो पड़ोसी जो थे, पड़ोसी खेत वाले, वो ईर्ष्या से भर उठे और उसकी फसल का राज जानने के लिए उसके पीछे पड़ गए। तो नामकरण ने किसी को भी साधु के दिए हुए मंत्र और प्रयासों के बारे में नहीं बताया, लेकिन सफलता के अहंकार में मतलब उसने ये सब तो किसी को नहीं बताया था मंत्र वगैरह के बारे में, लेकिन सफलता का अहंकार, उसको थोड़ा सा प्राइड आ गया, थोड़ा सा घमंड आ गया। सफलता के अहंकार में वह मंत्र जपना भूल गया। अब से मतलब वो मंत्र नहीं जपता था, वो धीरे धीरे मंत्र जपना भूल गया और उसका खेत फिर से सूखने लगा और अपनी गलती का एहसास हुआ। उसको दोबारा से गलती का एहसास हुआ और वो दोबारा से शायद अब मंत्र जपेगा। ठीक है, तो अब क्या होता है, नामकरण ने फिर से मंत्र जपना शुरू किया और इस बार उसने ना केवल अपने खेतों की बल्कि अपने मन की भी सिंचाई की। अपने खेत की बस सिंचाई नहीं की, अपने मन की भी सिंचाई की। उसने अहंकार का त्याग किया, उसने घमंड को हटाया और फिर से साधु की शिक्षाओं पर चलना शुरू कर दिया। वो दोबारा से साधु की शिक्षा पे चलने लगा। उसके खेत फिर से लहराने लगे और इस बार उसने अन्य किसानों की भी मदद की और उन्हें भी उसी मंत्र की से अवगत कराया और समझाया कि कठोर परिश्रम और धैर्य से ही वास्तविक सफलता मिलती है। मतलब उसने जो है मंत्र बताया लोगों को और ये भी बोला कि आराम से धैर्य से रहो और परिश्रम करो, उससे ही सफलता आपके हाथ में आएगी। फिर बदले में अन्य किसानों ने खेत के फूलने फलने लगे, दूसरों के खेत भी फूलने फलने लगे और हमेशा सब जो है गांव में समृद्धि की नई लहर आई। वो जो है गांव में समृद्धि की लहर आ गई बड़ी सी। यह सब नामकरण की धैर्य और उदारता के प्रतिफल था। मतलब जो नामकरण था वो बहुत ही अच्छा इंसान और उसके जो है अच्छे कर्मों के कारण उसको ये सब मिलता है। तो अभी इसमें हमें नैतिक शिक्षा ये मिलती है, धैर्य और विश्वास के साथ किया गया काम परिश्रम हमेशा सफलता की ओर ले जाता है। हमें हमेशा सक्सेस मिलती है जब हम अच्छे से सारे काम करते हैं और सच्चाई सफलता वह होती है और असली सफलता वो होती है जिसमें सबका भला हो, मतलब सारे लोग बढ़ें, सारे लोग डेवलप करें, सारे लोग अच्छे बने। ओके, फिर कहानी में अब नया मोड़ आता है। ये तो एक मॉरल हो गया और कहानी अभी भी आगे कंटिन्यू है। तो कहानी में एक नया मोड़ आता है कि नामकरण द्वारा सिखाए गए मंत्र का जादू गांव के हर खेत में चलने लगा था। गांव में समृद्धि का सैलाब आ गया, लेकिन जैसे कि हमेशा होता है, सफलता ईर्ष्या और जन्म देती है। मतलब जब आपके पास बहुत सारा सक्सेस आता है तो आपको जलन होने लगती है ना। तो
आस पड़ोस के गांव के लोग जब इस गांव की समृद्धि की चर्चा सुनने लगे तो उनको जलन होने लगी। उन्हें लगा कि शायद यह गांव कुछ जादू टोना का समृद्ध हो रहा है, मतलब कुछ जादू टोना कर रहे हैं जिससे ये गांव बहुत आगे बढ़ रहा है ना। कुछ तो गड़बड़ा है इस गांव पे। तो ऐसे में एक लोभी साहूकार जिसका नाम लोभधन था, मतलब नामकरण उसका ओनर का नाम था, खेत के ओनर का, जो बहुत ही ज़्यादा डेवलप कर रहा था। और जो अब एक नया कैरेक्टर आया है लोभधन। लोभधन जो है एक साहूकार है, उस गांव में आया और नामकरण से मिलकर उस मंत्र के विषय में जानने की कोशिश की और मंत्र के बारे में पूछता है। नामकरण ने शुरू में तो उसे मंत्र नहीं बताया, लेकिन लोभधन ने अपनी चालाकी से उसे जाल में फंसा लिया और अंततः मंत्र का प्राप्त कर लिया। मतलब मैनिपुलेट किया, थोड़ा मनाने की कोशिश की और जैसे तैसे करके उसने उससे मंत्र ले लिया। अब क्या होता है, लोभधन ने उस मंत्र का प्रयोग अपने लाभ के लिए किया और अपने गांव में लौटकर उसने सबको बेचना शुरू कर दिया। ओ, अब ये क्या कर रहा है, अब ये उस मंत्र को सबको बेचेगा। ओके, तो अपने गांव के लोगों ने बिना सोचे समझे उस मंत्र को खरीदा और अपने खेतों में उपयोग किया। उन्होंने मंत्र खरीदा और अपने खेतों में उपयोग करना शुरू कर दिया। लेकिन किसी के खेत में बदलाव नहीं आया, किसी का भी खेत चेंज नहीं हुआ और हरी भरी फसल नहीं आई। असल में साहूकार ने मंत्र को गलत तरीके से प्रयोग किया था और उसके चलते उस गांव में न केवल फसलों में इजाफा ना होने हो सका बल्कि समस्या भी बढ़ने लगी। मतलब उसने गलत तरीके से मंत्र को सीखा था और अब जो है गांव में कोई तरक्की तो नहीं दिख रही थी बल्कि उल्टा डिक्लाइनेशन दिख रहा था कि अच्छे से तरक्की नहीं हो रही है, बल्कि और कई सारी प्रॉब्लम्स आ रही है गांव में। ओके, तो अब जो है जब इसका पता नामकरण को चला कि भाई ये तो सारे को लोगों को बेच रहा है मंत्र को, जो कि नहीं करना चाहिए, तो बहुत दुखी हो उठा। उससे लोभधन के गांव के द्वारा गांव का दौरा किया। उसने लोभधन के गांव गया और लोभधन के गांव में जाके देखता है कि इसके गांव में कैसी कंडीशन है, क्या क्या चल रहा है इसके गांव में। ठीक है, तो उसके गांव का दौरा किया उसने और लोभधन को भी उस अपनी गलती का एहसास हुआ और नामकरण ने उसे क्षमा याचना की। नामकरण से क्षमा याचना की, मतलब लोभधन को भी ये बुरा रिग्रेट फील होता है कि मैंने बहुत बुरा किया है और उसने सॉरी बोला नामकरण को। अंत में नामकरण ने गांव के लोगों को सिखाया कि कड़ी मेहनत, ईमानदारी और धैर्य के साथ किया गया कर्म ही सफलता दिलाता है। मतलब सिर्फ मंत्र से कुछ नहीं होगा, साथ में आपको धैर्य रहना पड़ेगा, आपको सक्सेस के लिए ईमानदार रहना पड़ेगा। ये सब करेंगे तब आप सक्सेसफुल होंगे। और मंत्रों का जादू अपनी श्रद्धा से होता है, मतलब जब आप जितने ज़्यादा डिवोटेड रहेंगे तभी मंत्रों का जादू होगा। इस तरह से दो गांव एक साथ फिर से समृद्ध और खुशहालता से हो गए। मतलब दोबारा से दो गांव सक्सेसफुल हो गए एक साथ और नामकरण का नाम भी गांवों में प्रसिद्ध हो गया और उसे एक सम्मान्य नीति व्यक्ति से रूप में पूजा जाने लगा। मतलब एक अच्छे इंसान की तरह उसे देखा गया, है ना। नैतिक शिक्षा क्या है? सही मार्ग, अच्छा गुड पाथ एंड गुड प्रोसेस से किया जाने वाला जो ट्रायल है वो सफलता का राज है। मतलब सही मार्ग और विधि से किया गया प्रयास ही सफलता का राज है और छोटे मोटे लालच से सच्ची खुशी नहीं दे सकते। छोटे मोटे जो लालच है वो असली खुशी नहीं दे सकते। ओके, तो अब जो है हमारी यहाँ पे कहानी ख़त्म होती है। अब हम दूसरी कहानी पढ़ेंगे जो कि है मित्रभेद और मित्र लाभ। तो मैं पानी पी लूँ फिर अपन कहानी शुरू करते हैं। मित्रभेद और मित्र लाभ। किसी एक जंगल में एक बार कुछ अजूबा।
नहीं सॉरी, ये स्टोरी नहीं है, ये तो एक पोयम सी है। तो हम दूसरी स्टोरी पढ़ते हैं जिसका नाम है कछुआ और हंस। एक सुंदर की झील के से किनारे एक कछुआ रहता था। एक कछुआ एक सुंदर सी झील थी और उसके आजू बाजू रहता था। साथ में उसके दो हंस भी थे, और जो कि खास दोस्त बन गए थे। दो हंस कछुए के अच्छे दोस्त बन गए थे, फ्रेंड्स बन गए थे ये सब। वे अक्सर ही साथ बैठा करते थे, साथ में बैठते थे, गप्पे मारते थे और नई नई जगहों की कहानियाँ हंस को सुनाया करते थे। हंस जो है नई नई जगह जाते थे और कछुए को जो है कहानी सुनाते थे। ओके। तो एक साल झील सूखने लगी। एक बार क्या हुआ कि झील भाई सूखने लगी और सभी जलचर चिंतित हो गए। जितने भी जो वाटर एनिमल्स थे, एक्वाटिक एनिमल्स, वो सब प्रॉब्लम्स में आ गए और सोचने लगे कि अब क्या होगा भाई। तो हंस ने फैसला किया कि वे जाएंगे दूर किसी और झील को ढूंढेंगे। वो दूर उड़ते उड़ते जाएंगे और किसी और झील को ढूंढेंगे। कछुआ भी जाना चाहता था मगर उड़ नहीं सकता था। कछुआ भी चाहता था कि मैं भी चलूं, बट ही कुडंट फ्लाई। तो अंत में एक उपाय सोचा कि एक डंडा उठाया, कहा कछुआ से कि इस डंडे को मुंह में दबाए रखो। मतलब ऐसे बाइट फोर्स बहुत तेज़ होता है कछुओं का, तो उस डंडे को दबाए रखो और उस डंडे को हम लेकर जाएंगे। पर याद रखना, हंसों ने कछुए को चेतावनी दी कि भाई ये चीज़ याद रखना, तुम्हें चुप रहना होगा, साइलेंट। अगर तुमने बोला तो तुम्हारे मुंह से डंडा छूट जाएगा एंड तुम नीचे गिर जाओगे। ज़रा भी ना बोलना, बस डंडे को दबाए रखना। उड़ान भरी और सब कुछ ठीक चलता रहा। बढ़िया से सब कुछ ठीक चलता रहा। वो मुंह में दबा लिया और वो उड़ रहे हैं, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। तभी नीचे लोगों ने उन्हें देखा और शोर मचाना शुरू कर दिया। जैसे लोगों ने देखा कि भाई ये लोग कछुए को लेके उड़ रहे हैं डंडा में फंसा के, तो सब लोग चिल्लाने लगे। ओके। कछुआ उत्सुकता से बोलने लगा, भूल गया था चुप रहना। कछुआ जो है एकदम से एक्साइटेड होकर बोलने लगा, ओ भाई भूल गया था चुप रहना। और जैसे ही उसने मुंह खोला वह नीचे गिर पड़ा और उसने अपना अंत कर बैठा। वो जो है बोलने लगा, बोला और बोल के नीचे गिर गया और गिर के वो उसकी डेथ हो गई। कथा का नैतिक यह है कि बिना सोचे समझे बोलना नहीं चाहिए, और कभी कभी बहुत ख़तरनाक साबित हो जाता है आपका बोलना। दुखद हो सकता है और अंजाम आपने देख ही लिया कि क्या हो सकता है जब आप बिना मतलब के बोलते हैं। तो बिना मतलब के ना बोलें तो भी सबसे बढ़िया चीज़ है। तो चलिए अब हम जो है दूसरी कहानी पढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमारी दूसरी कहानी है एक सियार की और एक लोमड़ी की। तो किसी एक जंगल में एक बार कुछ अजूबा हुआ, बहुत अजीब सी चीज़ हुई। तो जो है करीब आए दो जानवर जो थे बहुत ही जुदा। दो बहुत डिफरेंट टाइप के एनिमल्स थे और आज दोनों जो है पास में आते हैं। एक था भोला भाला भेड़िया, नाम था उसका धूर्त। भोला भाला जो भेड़िया था, धूर्त भेड़िया, उसका नाम था धूर्त। और उसका साथी बना एक का लोमड़ी। तो एक भेड़िया और एक लोमड़ी। लोमड़ी का नाम था चंचल। नाम तो बढ़िया है इसके, कैरेक्टर्स। नाउ भेड़िया और लोमड़ी दोनों में थी गहरी दोस्ती। बढ़िया अच्छे फ्रेंड्स थे और साथ साथ शिकार करते थे और बांट के सब कुछ खाते थे। लेकिन कहानी में आया एक डिफरेंट मोड़ आता है, और जब धूर्त का मन मार गया। और धूर्त का जो है मन भर गया भेड़िए का, और लोमड़ी की तरफ, चालाक लोमड़ी से वो ऐसे लड़ाई वड़ाई टाइप का करने लगा। अच्छे से नहीं रहता था। तो एक दिन जंगल में उन्होंने पकड़ा एक मोटा बकरा। उनको दोनों को एक मोटा बकरा पकड़ में आया, और जो है चंचल ने कहा,
बांट दे या शियार हमारा। चंचल बोलता है इस बकरे को आधा आधा बढ़िया बांट के खा लेते हैं। लेकिन चंचल ने सोच समझ कर बांटा बकरा 3 हिस्सों में। एक हिस्सा खुद को दिया, दूसरा हिस्सा धूर्त को दिया, और तीसरा हिस्सा रिश्तों मतलब रिश्तेदारों वगैरह में दे दिया। लेकिन जो धूर्त के मन में कुछ चल रहा था चीज़ें कि ये सब क्या चल रहा है, तो उसने सोचा सारा बकरा वह अकेला खाएगा। धूर्त उसको बांटना वाटना नहीं, वो अकेला खाएगा, मैं अकेला खाऊंगा। तो आधार किया चाल पर और बोला चंचल से कि तू बांटना नहीं जानता। देख मुझे बांटने दे बकरा, तू बांटना वाटना जानता नहीं है, मैं बांटता हूँ ना बकरा। तो और बांट दिया सारा शिकार खुद के लिए। अच्छा, मतलब और बांटने में क्या करता, सारा का सारा बकरा खुद के लिए रख लेता और उसको कुछ नहीं देता। और चंचल दुखी हो गया। उसे लगा कि धूर्त ने तो धोखा किया है भाई, और वह चुपचाप उस जंगल के से वहाँ से चल दिया, जंगल से ही चला जाता है वो। और लोमड़ी को एक दिन आया विचार कि उसको सोचता है कि कुछ तो करना पड़ेगा। अगर मिल जाए उसे शेर का साथ तो वो बढ़िया से अपना कारोबार स्टार्ट कर देगा। वो कहता है कि अगर उसको शेर का साथ मिल जाए तो वो बढ़िया से अच्छे काम कर देगा और इस भेड़िए को भी बताएगा। तो चंचल जो है शेर के पास जाती है और शेर के पास जाके बोलती है कि मैं आपको एक बात बताती हूँ महाराज, भेड़िया बढ़िया शिकार करता है, पर आपके लिए हो सकता है वह हाजिर। भेड़िया हूँ मैं और मैं शिकार करता हूँ, लेकिन आपके लिए मैं यहाँ पे आ सकता हूँ। शेर ललचाया और उसने चंचल से की बात मान ली कि ठीक है तुम मेरे लिए कर लेना। और चंचल उसे ले गई धूर्त के पास, सीधे आन बांध ली और धूर्त समझ ना पाया और फंस गया शेर के जाल में फंस गया। और उसने उसे दबोचा और चंचल को गर्व हुआ कि अपनी चाल में मेरी चाल जो है चल गई। वो चंचल को मज़ा आया और उस इस तरह से समझ आया कि मित्र भेद का अंत कैसे होता है। मतलब अब जो है उसको समझ में आया कि एक मित्र के साथ धोखा करने से भाई क्या होता है, और एक दूसरे को धोखा दिया तो मित्र लाभ भी संग छोटा हो जाता है। फिर जो है चंचल ने जंगल में रहकर एक नई शुरुआत की, क्योंकि अब धूर्त भेड़िया जो है वो तो मर गया है, और शेर संग रहकर मित्रता निभाई और खूब सौहार्दपूर्ण रहने लगा। तो ऐसे ही कहानियाँ बची हैं पंचतंत्र की नींव, और इससे ये पता चलता है कि हमें अपने दोस्त के लिए लॉयल रहना चाहिए और दोस्ती अच्छे से निभानी चाहिए, है ना। अब जो है हम एक दूसरी कहानी फिर से पढ़ते हैं। पंचतंत्र की ही कहानी है, मित्रभेद और धूर्त, समझदार भेड़िया और चालाक खरगोश। तो अब हम पढ़ेंगे, एक समझदार भेड़िया है और एक चालाक खरगोश है, इन दोनों की कहानियाँ पढ़ेंगे अपन। तो चलिए इनकी कहानी में क्या है हम देखते हैं। तो बहुत समय पहले की बात है, बहुत ओल्ड एजेस की, मध्य भारत के किसी घने जंगल में, मध्य भारत मतलब मध्य प्रदेश वाला एरिया, उसके जंगल में सभी जानवर में एक भेड़िया बहुत समझदार माना जाता था। मतलब वो जो भेड़िया था वो बहुत समझदार था। वह अपने शिकार का चुनाव करने में बहुत ही चतुर था, बहुत इंटेलिजेंट था। एक दिन भेड़िए को बहुत भूख लगी। उसने फैसला किया कि एक खरगोश को ही अपना शिकार बनाएगा। और जो है भेड़िया ने खरगोश के बिल में के पास जाकर छुप गया, और काफ़ी इंतज़ार के बाद एक बहुत ही चालाक खरगोश
उस बिल के बाहर निकला। उसका नाम चतुरक था। चतुर भी था और उसका नाम भी बहुत चतुर था। चतुरक अपनी बुद्धिमानी और समझदारी के लिए पूरे जंगल में फेमस था। अब जैसे ही खरगोश बिल के बाहर आया, भेड़िया ने उसको झपट के दबोचने का सोचा कि जैसे ये बाहर आया अब मैं इसको दबोच के खा जाऊंगा। पर चतुरक खरगोश ने की नज़र भेड़िया पर थी। उसने देख लिया था कि भाई भेड़िया, यहाँ पे कोई भेड़िया आया हुआ है। चतुरक ने तत्काल ही एक तरकीब लगाई और भेड़िया से बोला, ओ समझदार भेड़िए, मुझे खाने से पहले क्या हम थोड़ी बातचीत कर लें? तो वो कहता है कि मुझे तुम खाओगे उससे पहले हम थोड़ी बहुत बातें बातें कर लेते हैं। तो भेड़िया थोड़ा चकित होकर बोला, ठीक है, बोलो क्या कहना है, क्या कहना है तुम्हारा? तो चतुरक ने कहा, मेरी तुमसे अरदास है कि आज के दिन किसी नए जल स्रोत की खोज में जाना। मैंने सुना है कि जंगल में भरती भाग एक नया झरना प्रकट हुआ है। उसने कहा कि एक नया वाटर सोर्स की तरफ जाना है, नए वाटर सोर्स की तरफ, और मैंने सुना है कि जंगल में एक नया झील निकला है, तो जिसका पानी अमृत के समान है। यही नहीं, वहाँ बहुत सारे खरगोश भी होते हैं, उस जंगल के पास बहुत सारे खरगोश भी हैं और मीठा पानी भी है। तो जैसे मीठा पानी और बहुत सारे खरगोश की बातें सुनता है वो, तो जो है उसका मन पूरा भर आता है, लालच आ जाता है अंदर से। तो भेड़िया की आंखों में लालच आ गई और वह नए झरने की ओर चल पड़ा। वो कहता है, चलो नए झरने की ओर चलते हैं। चतुर खरगोश के मन ही मन राहत की सांस ली और खुद को बचाने के लिए अपनी चतुराई पे कर से महसूस करने लगा। उसने कहा, ये तो बड़ी अच्छी बात है, मैं तो बच गया अपनी चतुराई पे। उसने इंटेलिजेंस पे उसने बहुत खुशी हुई उसको। लेकिन नया झरना ना होते हुए भी भेड़िया समझ गया कि खरगोश ने उसे धोखा दिया है। वो देखता है कि कोई नया झरना वगैरह तो है नहीं, तो खरगोश ने इसको धोखा दिया है, बेवकूफ़ बनाया है, वो समझ जाता है भाई। लेकिन जो भेड़िया ने इस बार भी सोच समझ कर कार्य करने का निश्चय किया। वो कहता है, इस बार भी मैं सोच समझ के करूँगा। उसने सोचा कि वह खरगोश के परिवार को नहीं चोट पहुंचाएगा। उसने कहा वो खरगोश के परिवार को चोट नहीं पहुंचाएगा, बल्कि अपने आहार के लिए जंगल में उपलब्ध अन्य स्रोतों की खोज करेगा। उसने कहा कि मैं अब से खरगोश के जानवरों को, खरगोश के घर वालों को हार्म नहीं करूँगा, मैं कुछ और भी काम करूँगा। समझदारी से काम लेने के कारण भेड़िया जंगल में सम्मानित हो गया और अन्य जानवर उसे सम्मान देने लगे। तो नैतिक शिक्षा क्या है कि समझदारी और चतुराई बलवान से भी बलवान होती है। मतलब जो मसल पावर से भी ज़्यादा जो है इंटेलिजेंस पावर, वो ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है। ओके, तो फिर जैसे जैसे समय बीता, भेड़िया और भी समझदार बनता गया। भेड़िया जो है और भी इंटेलिजेंट होता गया और उसे यह एहसास हो गया कि जंगल के अन्य जीवों को सम्मान देना चाहिए, उसमें अपनी ही भलाई है। उधर चतुर खरगोश और भी चालाक हो गया, वो और चालाक हो गया और जंगल में अपने नया समूह बनाया। उसने एक नया समूह बनाया। इस समूह में छोटे बड़े जानवर शामिल थे और एक दूसरे की मदद करते थे वो, और ख़तरों से बचते थे और मिलजुल कर रहते थे। इसी बीच जंगल में एक बड़ा ही खतरा आ पहुंचा। एक बहुत ही बड़ा खतरा आ पहुंचा। एक दिन जब सभी जानवर सुबह के समय अपने अपने कार्यों में व्यस्त थे, अपने अपने काम में व्यस्त थे, एक भयानक आग सुलग गई। मतलब जंगल में आग लग गई है ना। तो आग ने तेज़ी से जंगल को अपने चपेट में ले लिया और सभी जानवर घबराकर इधर उधर भागने लगे। और जंगल के राजा गायान धूप से ज़्यादा बुद्धिमान और चतुराई की ज़रूरत थी। जंगल के राजा गायना
धूप से ज़्यादा बुद्धिमान और चतुराई की ज़रूरत थी, ठीक है। तो अब जो है चतुरक खरगोश ने तुरंत ही एक योजना बनाई। चलो एक योजना बनाते हैं। तो उससे योजना में क्या है कि सभी छोटे मोटे जानवर एक साथ एकत्रित हुए और उनसे उसने बोला कि अगर हम सब मिलकर जंगल के पूर्व हिस्से में बने बड़े तालाब की ओर जाएंगे तो इस तरह हम आग से बच जाएंगे। जो पूर्व मतलब ईस्ट के साइड जो जंगल है उसकी तरफ हम जाएंगे और हम सब बच जाएंगे। सभी छोटे मोटे जानवर चतुरक के पीछे जल्दी जल्दी तालाब की तरफ जाने लगे और इधर पे समझदार भेड़िया भी आगे बढ़कर जवाबदेही उठाने का निर्णय लिया। उसने बोला कि चलो मैं जो है इनका लीड करूँगा, इनका लीडर बनूँगा। और उसने बड़े जानवरों को एक साथ किया और उन्हें आग के फैलाव को रोकने के लिए काम दिया। उसने जो है आग फैलने से रोकने का उनको काम दिया बड़े जानवरों को। कुछ हाथियों ने अपनी सूंड उठाया, सूंड से पानी उठाकर आग में फेंकना शुरू किया। कुछ जानवरों ने मिट्टी उठाकर आग में डालना शुरू किया, है ना। घंटों की मेहनत के बाद, कई देर तक मेहनत के बाद आखिरकार सफलता मिली और आग फैलना रुक गई और आग धीरे धीरे बुझने लगी और जंगल में फिर से शांति छा गई। बढ़िया से सब लोग दोबारा शांत हो गए, जंगल में शांति छा गई और सब ठीक हो गया जंगल में। बुद्धिमत्ता और साहस से उनका सम्मान किया जा तो और सभी जानवर सामूहिक प्रयासों और भाईचारों के भाव से गदगद हो उठे। सब लोग जो है अच्छे से गदगद हो गए और सबको मज़ा आने लगा। उस जंगल में यह सीख फिर से मजबूत हो गई कि सभी का सम्मान, बुद्धिमत्ता और साहस से उनका सम्मान किया जा सकता है और एक विपरीत स्थिति के साथ भी मिलकर काम करना इसलिए शक्ति है। इसलिए हमें एक साथ मिलकर काम करना चाहिए। और इससे क्या मॉरल मिलता है कि अन्याय और विपत्तियों का सम्मान, अन्य लोगों और विपत्तियों का सामना करने के लिए एक दूसरे का सहयोग बहुत ही आवश्यक है और यह बहुत ही ज़रूरी है, एक दूसरे का सम्मान करना। हाँ तो दोस्तों, अब हमारी जो नेक्स्ट स्टोरी है वो है पंचतंत्र की कहानी फुलिश किंग एंड द क्लेवर मिनिस्टर। मतलब इस पे हमको देखने को मिलेंगे एक मूर्ख सम्राट, मूर्ख राजा और बहुत ही इंटेलिजेंट मंत्री। तो इस कहानी की शुरुआत होती है किसी एक नगर में, एक शहर में एक मूर्ख राजा रहता था, मतलब एक बेवकूफ़ सा राजा। उसका नाम था गोपीचंद। गोपीचंद नाम था उसका और वो एक फुलिश राजा था। राजा को ना तो नीति का ज्ञान था, कि नीति का ज्ञान नहीं था, और ना ही प्रजा के हित की चिंता थी, और ना ही उसको फिक्र थी कि प्रजा के लिए क्या करना है क्या नहीं करना है, नथिंग। तो लेकिन राजा का जो मंत्रिमंडल था उसमें जो है एक बहुत ही बुद्धिमान मंत्री थे जिनका नाम था विश्वामित्र। और वो जो है अपनी समझदारी, दयालु और स्वभाव के समझदारी और दयालु स्वभाव से जनता में काफ़ी प्रसिद्ध थे। वो बहुत ज़्यादा फेमस थे, राइट। एक दिन राजा हर व्यक्ति की जानकारी रखने के लिए राज्य के हर व्यक्ति की जानकारी रखने के लिए राजा एक फरमान जारी करता है कि इस अजीब फरमान के अनुसार हर नागरिक को उनके सिर पर एक घंटी बांधकर चलना होगा। अपने सिर पे एक घंटी बांध के चलना पड़ेगा, जिससे पता चल जाएगा कि भाई ये जो है इस राज्य के लोग हैं, ताकि राजा को पता चल सके कि कोई भी व्यक्ति उसकी अनुमति के बिना राज्य में आया जा रहा है। मतलब
इससे ये पता चल जाएगा कि कोई भी व्यक्ति राजा की बिना परमिशन के राज्य के अंदर नहीं घुसा है, ठीक है। और समस्या तब तक और बढ़ गई जब डाकुओं ने इसे अपने लाभ के लिए इस्तेमाल किया। वे घंटे की आवाज़ का पीछा करते और अकेले व्यक्ति को लूट लेते। मतलब जैसे घंटी की आवाज़ सुनाई देती तो उनको पता चल जाता कि यहाँ से कोई गुजर रहा है, और वो जो है घंटी की आवाज़ का पीछा करते और एक अकेले इंसान को पकड़ के लूट लेते। और जल्दी ही राज्य के अंतक और भय का वातावरण बन गया। तो राज्य में जो है पूरा आतंक का माहौल बन गया और सब लोग डरे हुए थे। मंत्री विश्वामित्र ने जब यह देखा तो उसको बहुत चिंतन हुआ, मतलब चिंता हुई उसको। तो उन्होंने राजा के पास जाकर इस फरमान का नकारात्मक पहलू बताया कि भाई इससे बहुत जो है बुरा भी हो रहा है, इसका कोई फ़ायदा है नहीं। और उसने सोचा कि भाई ये चीज़ मैं जाके राजा जी को बताऊंगा। लेकिन राजा ने कहा, मैंने ये फरमान अपने विवेक से निकाला है, मतलब अपने इंटेलिजेंस से निकाला है। अगर तुम्हें इसमें कोई बुराई दिखती है तो तुम कोई हल निकालो। अगर इसमें कोई तुम्हें बुराई दिखती है तो तुम कोई हल निकालो, भाई सॉल्यूशन निकालो। तो मंत्री विश्वामित्र ने सोचा, एक योजना बनाई। उन्होंने एक नगरवासी को बुलाया और उसे बड़ी झील के पास एक विशाल पेड़ पर घंटी बांधने का आदेश दिया। उसने भाई एक नगरवासी को बुलाया और बोला कि इस पेड़ के पास घंटी बांधो। तो वह नगरवासी जैसा उसने कहा वैसा किया। नगरवासी ने वैसा ही किया जैसा मंत्री ने बोला। जब हवा ने उस घंटी को बजाया तो उसमें से आवाज़ शुरू हुई और गूंज उठी आवाज़ पूरे नगर में। घंटी बहुत बड़ी थी तो पूरे नगर में उसकी आवाज़ गूंज गई, है ना। तो नागरिकों ने यह सोचकर चैन की सांस ली कि उन्हें अब घंटी बांधकर नहीं चलना पड़ेगा। जब शहर में चोरी घंटी बांधने का दे दिया, वैसे ही अगले दिन जब हवा चली तो घंटी पूरे नगर में गूंजी। नागरिकों ने यह सोचकर चैन की सांस ली कि अब उनको ये बांध के नहीं पहनना पड़ेगा। जब शहर में चोरी और डकैती की घटनाएं बंद हो गई तो राजा ने मंत्री विश्वामित्र की बुद्धि की प्रशंसा की। उसने जो है एक बड़े से पेड़ में ही घंटी बांध दी तो घंटी पे आवाज़ आती रहती है राजा को, और जो है अब चोरी वोरी की डकैती की भी समस्याएं बंद हो गई, है ना। तो इस तरह विश्वामित्र ने ना केवल समस्या का समाधान निकाला बल्कि जनता का एक महत्वपूर्ण शिक्षा दी कि सच्चा नेता वह होता है जो प्रजा की भलाई के बारे में सोचता है, वही जो है एक अच्छा होता है और संकट के समय में सही मार्गदर्शन करता है, वही एक रियल लीडर होता है, रियल नेता होता है। ओके, तो अब जो है राज्य में स्थिति सामान्य हो गई, नॉर्मल हो गई राज्य में स्थिति, और जनता एक बार फिर खुशी और शांति से जीने लगी। बढ़िया नॉर्मल सबकी लाइफ हो गई और विश्वामित्र की बुद्धिमत्ता का लोहा मानते हुए जनता उनके प्रति आदर और सम्मान की भावना रखने लगी। उसने जो है बढ़िया से अच्छे नज़र से उनको देखने लग गए लोग, है ना। अब जो राजा थे वो राजा गोपीचंद भी समझने लगे कि भाई अकेले शक्ति होना ही पर्याप्त नहीं है, बहुत सिर्फ पावर होना इनफ नहीं है। इंसान को इंटेलिजेंट और अच्छे से सबकी चीज़ मैनेज करनी भी आनी चाहिए। तो समय बीतता गया और राजा फलता फूलता रहा। एक दिन जो है राजा गोपीचंद ने विश्वामित्र से कहा, हे मंत्री, मैंने सीखा कि सत्ता का मूल्य उसके प्रयोग के निहित होता है, ना कि उसके दामन में। मतलब जो सत्ता का उपयोग होता है वो काफ़ी प्रीशियस होता है, उससे हम हैं, ना कि वो हमसे है। तो अब मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे राज्य का एक समृद्ध और जीवंत
स्थान बनने में मेरी सहायता करो। मतलब जो हमारा राज्य है वो बहुत डेवलप करे, बहुत ही अच्छा समृद्ध हो, ये सब करने में तुम मेरी हेल्प करो। तो अब जो है ऐसा राजा जी बोलते हैं मंत्री से। तो मंत्री जी क्या करते हैं, विश्वामित्र मतलब जो मंत्री हैं, विश्वामित्र ने राजा के इस परिवरण को सराहते हुए अच्छी नीतियाँ का सुझाव दिया। उसने जो है इस चीज़ को सुन के एक अच्छी पॉलिसीज़ को लाने के लिए कहा। उन्होंने प्रस्ताव रखा कि राज्य में शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि के प्रोत्साहित किया। उन्होंने एजुकेशन दी। उन्होंने कहा कि फार्मिंग लाओ, कृषि लाओ, ठीक है। राजा ने विश्वामित्र को सुझावों को खुले दिल से स्वीकार किया और जल्दी ही राज्य में प्राथमिक शिक्षा निःशुल्क कर दी गई। मतलब अब जो है राजा ने क्या किया, उसकी बात मान ली और उसकी बात मान के जो बेसिक एजुकेशन है, प्राइमरी एजुकेशन, वो सबको फ्री कर दिया। नए अस्पताल खोले और किसानों को खेती के लिए नए औजार और बीज बांटे, ठीक है, ये सब किया। प्रजा ने अपने जीवन में आए इस सुधार को देखा और वे राजा का शुक्रिया अदा करने लगे। और धीरे धीरे राजा गोपीचंद ने सिर्फ प्रजा को प्रिय हो गए, बल्कि आसपास के राज्यों में भी उनके गुणगान गाने लगे। ना सिर्फ अपनी प्रजा के प्रिय हुए, जबकि आजू बाजू के जो किंगडम के लोग थे वो भी उनका प्रशंसा करने लगे। वहाँ के लोग में भी ये राजा फेमस हो गए। राजा ने प्रजा के बीच समय बिताना शुरू किया, मतलब लोगों के साथ रहना शुरू किया। उन्होंने उनकी समस्याएं सुनी और प्रत्येक समाधान में भागीदारी की, सारे सॉल्यूशन में उनका साथ दिया। ओके, अब जो है राज्य में प्रजा के बीच समय बिताना शुरू किया, साथ में रहना शुरू किया। और विश्वामित्र के मार्गदर्शन में राजा ने जन कल्याण के और सभी कई काम और राज्य में समृद्धि नई ऊंचाइयों तक पहुंचा। उनका जो राज्य था वो काफ़ी ऊंचा पहुंचा और काफ़ी अच्छा हुआ, है ना। तो यहाँ पे हमारी कहानी ख़त्म होती है और जो है ये कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें राज्य के लिए, अपने लोगों के लिए काम करना चाहिए, ठीक है। और अब है हमारी दूसरी कहानी, हाथी और गौरैया की कहानी। तो मैं कहानी शुरू करने से पहले थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ, फिर हम कहानी शुरू करते हैं। The Elephant and the Sparrow. So now our next story is हाथी और गौरैया। तो इनकी कहानी शुरू करते हैं। किसी घने वन में एक गौरैया अपने घोंसले में बैठी और अंडों का सेवा कर रही थी। अपने अंडे गर्म कर रही थी, वो अंडे सेकते हैं गर्म करके, तो वो कर रही थी। और घोंसले में मोटा शक्तिशाली शाखा पर स्थित था। जो घोंसला था वो भी पेड़ की एक स्ट्रॉन्ग ब्रांच से जुड़ा हुआ था, कोई छोटी मोटी ब्रांच नहीं थी। एक दिन एक हाथी जिसका नाम मधुरक था, हाथी का नाम था मधुरक, वहाँ आया और बैठ गया। मधुरक क्रोधी और संवेदनशील था, मतलब उसमें कोई इमोशंस नहीं थे और वो बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव था। उसने बिना किसी कारण के उस वृक्ष को अपनी सूंड से तोड़ डाला। उस पेड़ को उसने जो है पूरा तोड़ डाला और जिस पर गौरैया का घोंसला था उस ब्रांच को भी उसने तहस नहस कर दिया। इससे गौरैया के अंडे जमीन पर गिरकर टूट गए और गौरैया बहुत ही दुखी हो गई, बेचारी रोने लगी, है ना। तो अब गौरैया ने न्याय की खोज करने के लिए मित्र कौवे के पास, मेढक के पास और सांप से मदद मांगने गई। तो सभी ने मिलकर एक योजना बनाई, एक तरकीब बनाई। मेढक अपनी टर्टर से हाथी को एक गड्ढे की ओर ले गया। उसने क्या किया, अपनी टर्टर की आवाज़ से हाथी को एक गड्ढे के पास ले गया जहां उसने सोचा कि कोई मेढक था। फिर गड्ढे में हाथी फंस गया और सांप ने उसे डस लिया। जबकि कौवे अपनी आंखों पर
वार करने लगा और जो कौवा था वो हाथी की जो है आँख पे चोंच मारने लगा। अब जो है इससे जो अपने हाथी भाई थे वो काफ़ी ज़्यादा घायल हो जाते हैं, और जब वो घायल हो जाते हैं तो वो कहते हैं कि मेरे साथ ये क्या हो रहा है। फिर जो है गौरैया आती है और वो बोलती है कि तुमने मेरे सारे मेरे बच्चों के अंडे तोड़ दिए, मेरे अंडे तोड़ दिए, अब मेरे बच्चों का क्या होगा। और जो है सांप भाई भी बताते हैं कि तुमने इसके बेचारी के अंडे तोड़ दिए हैं और इसके बच्चे अब मर गए। और कौवा भी ये सब बताता है। तो हाथी भाई को यह एहसास होता है कि मैंने ये जो भी किया है इससे गौरैया और भी जितने भी जानवर जो कि उस पेड़ में रहते हैं उन सबका नुकसान हुआ है। तो इस बात से हाथी भाई को बहुत बुरा लगता है और उनकी आंख भी फूट जाती है और सांप ने डस भी लिया और वो गड्ढे में गिर जाते हैं। फिर इसके बाद हाथी भाई को यह एहसास होता है कि उन्होंने बहुत बुरा किया है। तो वो गौरैया से माफ़ी मांगते हैं। माफ़ी मांगते हैं और बोलते हैं मैं अब से ऐसा गुस्सा नहीं निकालूंगा ताकि किसी भी जानवर का नुकसान हो और किसी को भी मेरे कारण परेशानी उठाना पड़े। तो इस बात को सुन के तीनों जो कौवे, गौरैया, सांप और मेढक हैं, ये चारों की जो टीम है और तीनों लोग जो नुकसान पहुंचाए थे वो सब समझ जाते हैं और जो अपने हाथी को माफ़ कर देते हैं। लेकिन फिर अब हाथी को बचाने के लिए वो जंगल में जाते हैं और जंगल में वैद्य लोमड़ी मतलब जो डॉक्टर लोमड़ी को बुलाते हैं और डॉक्टर लोमड़ी आके अपने सांप का डसा हुआ जहर को निकाल देती है। जो लोमड़ी है उसको सांप को निकाल देती है तो अपने हाथी भाई अब मरेंगे नहीं। ठीक है। तो और अब जो है हाथी भाई को बाकी के जानवर गन्ने और खाना ला के देते हैं ताकि हाथी भाई वहाँ पे फंसे फंसे खाना वाना खाते हैं और कुछ दिन बाद स्ट्रांग होते हैं। लेकिन हाथी भाई की जो है एक राइट वाली आइज़ उसको कौवे ने कुछ ज़्यादा ही टोंच दिया था, उसको टोंच टोंच के घायल कर दिया था। तो हाथी भाई की एक आंख ठीक नहीं हो पाती है और एक आंख ठीक हो जाती है। तो अब जो है हाथी भाई एक गड्ढे में फंसे हुए थे, आंख ठीक हो जाती है, जहर निकल जाता है। और कुछ दिन बाद जब गड्ढे का जो गीला गीला मड है, जो कीचड़ है वो धीरे धीरे सूखता है और अपने हाथी भाई धीरे से बाहर आते हैं। हाथी भाई वहाँ से बाहर आ जाते हैं। हाथी भाई बिल्कुल ही नॉर्मल तो नहीं रहते, उनकी एक आँख फूट चुकी होती है, लेकिन हाथी भाई की जान बच जाती है और वो सीख जाते हैं कि किसी भी जानवर को या किसी भी पेड़ को अपने आप हमला नहीं करना है अपने क्रोध के कारण, वरना किसी का भी नुकसान हो सकता है। तो भाई इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि किसी भी जानवर को हमें हर्ट नहीं करना चाहिए, किसी भी लोगों को हमें हर्ट नहीं करना चाहिए, उनको हार्म नहीं करना चाहिए, राइट। तो यहाँ पे हमारी ये कहानी ख़त्म होती है। हमने काफ़ी सारी कहानियाँ आज पढ़ ली है। हमारी एक कहानी थी ये हाथी और स्पैरो वाली, और इसके पहले हमारी कहानी थी फुलिश किंग एंड द क्लेवर मिनिस्टर, मूर्ख सम्राट और चतुर मंत्री की कहानी, जिससे मंत्री की एडवाइस से जो राजा है वो अपने राज्य को बहुत ही ज़्यादा स्टेबलाइज करता है, फेमस करता है और बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस होती है उस गांव में। ठीक है। और इसके पहले हमारी कहानी थी एक चालाक लोमड़ी और मित्रभेद की कहानी। उस पर जो है इन दोनों की मदद से, शेर की मदद से जो चंचल लोमड़ी है भेड़िया से बदला लेती है। और फिर हमारी दूसरी कहानी कछुए और हंस की, जिसमें कछुए मुंह में दबा के उड़ता है और फिर बेचारा गिर जाता है। उससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि बिना मतलब कि हमें कभी भी बोलते नहीं रहना चाहिए। जब नीड हो तभी बोलो, शांत रहो तो अच्छा रहता है। और फिर हमारी एक कहानी है तो हमारी एक कहानी हुई थी धैर्यवान किसान और अद्भुत खेत की।
तो उस पे जो है एक किसान का खेत बिल्कुल चलता नहीं है, फसल आती नहीं है। तो एक साधु जी देख के उसको मंत्र दे के जाते हैं कि इस मंत्र का जाप करो और सब कुछ ठीक होगा। सब कुछ ठीक भी होता है। वो अपने सारे गांव वालों को बताता है, लेकिन दूसरे गांव का एक साहूकार आता है और मंत्र को ले जाता है और मंत्र को बेचना शुरू कर देता है उसके गांव ले जाके, जिससे कि और भी परेशानी आ जाती हैं, क्योंकि उसने मंत्र को गलत तरीके से सीखा होता है। गांव में और भी परेशानी आ जाती है ना कि फसल आने के। तो फिर वो उस गांव का दौरा लेता है, अपना जो नामकरण है, और सबको बताता है कि ये सब बंद करो। और जो साहूकार है वो भी माफ़ी मांगता है और मंत्र को अच्छे तरीके से बताता है, और सब दोनों के दोनों गांव में खुशहाली छा जाती है। ठीक है। और इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि सिर्फ मंत्र से नहीं भाई, आप जब धैर्य से अपना काम करते हो, अपने लोगों के लिए काम करते हो, अपने लिए काम करते हो, तो ही आपका भला होता है। ऐसे ही नहीं कि मंत्र पढ़ दिया और सब कुछ ठीक ठीक हो जाए, तो ऐसा नहीं होता है। और इसके पहले हमारी थी चाणक्य की नीति। उसमें हमने चाणक्य जी की नीति के बारे में पढ़ा कि कैसे चाणक्य जी बहुत अपने फेमस काम करते थे और जो है या सारे अचीवमेंट पाए उन्होंने, राइट। और फिर हाथी और गौरैया की कहानी वो भी हमने पढ़ लिया है। और जो है इसके पहले हमारी पहली कहानी क्या थी, उसमें भी हमको अच्छी शिक्षा, अच्छे ज्ञानवर्धक बातें सीखने को मिली। और ऐसे ही आप लोग को अच्छी अच्छी कहानियाँ सुननी है, ज्ञानवर्धक मॉरल स्टोरी, जिसको आप अपने बच्चों को सुना सकते हैं और आप भी सुन के अच्छा कुछ नया सीख सकते हैं। तो बिल्कुल मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और नेक्स्ट डे मैं फिर एक कुछ कई 3-4 अच्छी अच्छी कहानियों के साथ आपके सामने आता हूँ। तो भाई आप भी अच्छी अच्छी चीज़ें सीखें, मैं भी अच्छी अच्छी चीज़ें सीखता हूँ इन कहानियों को पढ़ के। आप भी सीखें और अपने बच्चों को सिखाएं, अपने न्यू जनरेशन को अच्छा बनाएं, एक अच्छा इंसान बनाएं। और ठीक है भाई, मैं थैंक यू बोल के अब विदा लेने का मेरा टाइम आ गया है और मुझे प्यास भी लग गई है। तो मुझे सबसे पहले पानी भरने जाना पड़ेगा। पानी भर के मैं लेके आऊँगा। मैं रहता हूँ हॉस्टल में, पानी भर के आऊँगा, पानी पीऊँगा, देन फिर थोड़ा बाहर घूमने जाऊँगा, क्योंकि मैं काफ़ी देर से बाहर भी नहीं गया हूँ, दिन भर से आज यहीं पे हूँ। तो आप लोग कुछ नहीं, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक करो, कमेंट करो और देखो अपनी स्टोरीज़, अपने बच्चों को सुनाओ। आप मेरे से सुन के अपने बच्चे को सुनाओ, ताकि आपके बच्चों में अच्छे मॉरल्स आएँ, अच्छी वैल्यूज़ आएँ और आपके बच्चे आगे बढ़ें ज़िंदगी में। ठीक है, गुड लक, टाटा, बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। नेक्स्ट वीडियो मैं कल अपलोड करूँगा और अभी नेक्स्ट वीडियो के लिए मुझे बनाना भी है वीडियोज़। तो मिलते हैं, टाटा, बाय बाय।